अभी मैंने आप लोगों के देखने हैं बाकी जो रिस्पॉन्सेज आए हैं। आई होप आप सब ने दे दिया हो रिस्पॉन्स, बिकॉज वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा अगर उसमें आपने एथनिक डिवाइड्स इन पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन हैंडल कर लिया अगर तो। अच्छा, अब इन द कमिंग वीक वी हैव जस्ट द वन क्लास लेफ्ट ऑन मंडे। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगी कि एक आधा क्लास कहीं और स्क्वीज इन हो जाए फर्दर, तो दैट वुड रियली हेल्प यू गाइस, बिकॉज आई थिंक कि एक आप लोगों का थ्योरिस्ट का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं आपको करा दूंगी इंशाल्लाह मंडे को। बाकी जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान है, अब उससे रेलेवेंट नोट्स जितने हैं ना, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना शुरू कर दूंगी। जैसे कल एथनिक डिवाइड का हो गया, अब रूरल अर्बन प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान भी हो जाएंगी, सोशल इश्यूज इन पाकिस्तान, वो फिर ये 2 4 5 इस तरह की जो मेन है जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में है, होपफुली स्लाइड की फॉर्म में ही आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो ये एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, और बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स इन मैक्रो सोशियोलॉजी। अच्छा, जहां पे हम बात करते हैं मैक्रो सोशियोलॉजी की, वी सॉर्ट ऑफ डिस्कस द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल सोशल सिस्टम्स। लार्ज स्केल सोशल सिस्टम से क्या मुराद है जी, कि जी इंटायर सोसाइटी की एवोल्यूशन हो गई, या एक इंटायर इंस्टीट्यूशन की एवोल्यूशन हो गई, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो वो जो लार्जर थीम्स को डील करता है एक सोसाइटी के अंदर, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम्स हो गए, उनकी एवोल्यूशन हो गई, तो उसे हम कहते हैं कि वो जी इकोनॉमिक सोशियोलॉजी है। तो दैट इज मैक्रो सोशियोलॉजी, दैट डील्स विद मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, इंस्टीट्यूशनल लेवल प्रॉब्लम्स, जैसे स्कूलिंग हो गई, या रेशियल इश्यूज इन स्कूल हो गया, या रेस इश्यूज हो गए। ठीक है जी। आपकी रूरल अर्बन डिवाइड्स हो गए, कंट्री पॉलिटिक्स हो गई, ये सारी चीजें मैक्रो लेवल पे बहुत बड़ी हैं, इंडिविजुअल को डील नहीं करती। उसी तरह माइक्रो सोशियोलॉजी इंडिविजुअल को डील करती है, इंडिविजुअल साइकी, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, द इंस्टीट्यूशंस, जो छोटे छोटे आप लोगों की फैमिली के यूनिट हो गए, एस्थेटिक्स हो गए, ये चीजें, ये सारी माइक्रो में आ जाती है। जिस तरह मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है, उसी तरह मैक्रो और माइक्रो सोशियोलॉजी में भी एग्जिस्ट करता है, और उसी तरह की नेचर है टॉपिक्स की, कि माइक्रो सोशियोलॉजी बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स को डील करती है, जबकि मैक्रो जो है वो पूरे इंस्टीट्यूशंस को एट अ लार्ज देखने की कोशिश करती है। जैसे अभी हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी इन जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आप लोगों का। अब ये क्या है कि जी इन द लेट 19th and 20th century there was this entire effort in trying to come up with master social types, और ऑल्दो ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं कि किस तरह से सोसाइटी बिकेम फ्रॉम जस्ट हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी टू हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज, लेकिन मॉडर्न डे में भी किसी कदरे आप इन सारी क्लासिफिकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं अभी भी। सो मूविंग ऑन, there are like I want to teach you 3 classification systems। एक जो है हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं मॉर्गन, जिन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी थी कि जी इन हिज मेजर वर्क एंशिएंट सोसाइटी, कि तमाम सोसाइटीज जो हैं वो 3 उसमें डिवाइडेड हैं कैटेगरीज में, विच इज सैवेज, बारबेरियन एंड सिविलाइज्ड। अच्छा, ये बहुत वेस्टर्नाइज्ड थिंकिंग सिस्टम है, और ये इट हैज परसिस्टेड सिंस द टाइम ऑफ द रोमन्स एंड द ग्रीक्स। कि ग्रीक्स भी ये समझते थे कि जो लोग लिटरेट नहीं है, जिनका रिटन कल्चर नहीं है, या जिनकी लैंग्वेज इवॉल्व नहीं है, या एक्सप्रेशन इवॉल्व नहीं है, तो वो बारबेरिक है। अब ऐसे बहुत सारे कल्चर्स उस जमाने में ग्रीक्स के साथ साथ थ्राइव कर रहे थे, जो ऑल्दो उनके ट्रेडिशंस रिटन नहीं थे, पर वो ओरल में काफी इवॉल्व हुए हुए थे। जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स से बहुत सारे, उनके किंगडम्स, ऑल्दो अब यकीन नहीं आता इस बात को सुन के, पर उनके किंगडम्स और उनकी जो एवोल्यूशन थी वो वेस्ट से बहुत आगे थी। दिस इज लॉन्ग बिफोर कॉलोनाइजेशन, और द फर्स्ट वेस्टर्न मैन एक्चुअली स्टेप फुट इन अफ्रीका। लेकिन एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन ये कि भाई आपकी अकॉर्डिंगली व्हाट वुड यू कॉल बारबेरियन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक up the meaning of the word barbarian, it comes from ba barbarian। ba is जो लैंग्वेज होती थी ना, जो आपकी सेंट्रल ईस्टर्न ट्राइब्स थे, ठीक है जी, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, आपके इवन जो प्री इस्लामिक ईरा में जो मौजूद थे ट्राइब्स, में अरब्स भी आ गए, मिडिल ईस्टर्न आ गए। इट्स अ वेरी रेसिस्ट अप्रोच, बट द वेरी वर्ड बारबेरियन कम्स फ्रॉम दैट, कि वो कहते थे कि भाई इनकी लैंग्वेज क्या है, ये क्या बोलते हैं, इट्स बा, इट साउंड्स लाइक जैसे लाइक द बाइंग ऑफ अ शीप। तो वो इलिटरिज्म और एक शीप की लैंग्वेज से कंपेयर करके उन्होंने ये वर्ड निकाला, विच वाज बारबेरिक, विच मींस, और वो इट केम टू बी एसोसिएटेड विद सिविलाइज अनसिविलाइज्ड पीपल्स। ठीक है जी।
who had poor language and did not have much of writing skills. चाहे वो और किसी भी तरह जो है वो बहुत इवॉल्व हो, मगर वेस्ट का अपना क्राइटेरिया था, तो उसकी बेस पे ये, और क्योंकि आप अंग्रेजी में सारी आपकी इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए दीज सटल रेशियल अंडरटोन्स यू विल विटनेस इन मेनी थिंग्स. अच्छा, तो मॉर्गन के जो ओपिनियन था कि सोसाइटीज जो है ना वो सैवेजरी से स्टार्ट हुई थी, विच इज स्टोन एज, और वहां से स्टार्ट होके they became barbaric, which is when they fought for food and resources, to being civilized. जब वो point जहाँ पे they learned to live together some degree with some degree of peace. और उसमें क्या था जी कि एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी हद तक आ गई, तो उसने बहुत ब्रॉड बेस्ड क्लासिफिकेशन की, सैवेजरी, बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन. Now the second classification was done by Auguste Comte. अब he was a French philosopher also known, as मैंने आप लोगों को शुरू के बिल्कुल पहले लेक्चर में बताया था जब मैं आप लोगों को रेइफिकेशन और दूसरे कॉन्सेप्ट समझाए थे, तो you would remember कि we discussed Auguste. So Auguste was basically, he's known as the father of sociology, right? He is the first one to actually take a deeper look into understanding sociology. How, when and where sociology developed, वो हमने सारा उस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था. So his opinion was that all societies have passed through distinct stages of belief or ideology, evolving from the lower to the higher stages. अच्छा, अब इसमें उसने क्या बात की है जी, उसने कहा कि जी हर सोसाइटी जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरती है. एक होता है कि जो सबसे, अकॉर्डिंग टू ऑगस्टे, दिस इज, जो सबसे लोअरली इवॉल्व्ड कम्युनिटी होती है या सोसाइटी होती है, वो होती है जो सिर्फ मिलिट्री माइट को बेस बना के तरक्की करती है, जो कि हम नोटिस करेंगे पुरानी सिविलाइजेशंस में कि जी एक कॉन्करर आया, दूसरे ने उस पर हमला कर दिया, तीसरे ने चौथे पे इन्वेड कर दिया, इतना बड़ा एम्पायर बना, उसी को सेंस ऑफ ग्रेटनेस समझा जाता. तो दैट अकॉर्डिंग टू हिम वाज द फर्स्ट और द मिलिट्री सोसाइटी. फिर सेकंड स्टेज उसने बयान की जहां पे आइडियोलॉजिकल बिलीव्स के अंदर थोड़ी सेंसिबिलिटी या रैशनैलिटी आना शुरू हुई. रैशनैलिटी से क्या मुराद है कि जी पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग कि ऐसा सही भी है, ऐसा गलत भी है, स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. नाउ दैट इज द लीगल सोसाइटी. अब लीगल सोसाइटीज को इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज द ईरा वेयर आप ब्लाइंड पावर के बजाय यू स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई रैशनैलिटी, आर्ग्यूमेंट, डिस्कोर्स आर द वे फॉरवर्ड. यानी ह्यूमन बींग्स मेंटली इवॉल्व होने लगे टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, विच इज अ लीगल सोसाइटी. फिर फाइनली इस लर्निंग और रैशनलाइजेशन से प्रोडक्ट्स डेवलप हुई, सिस्टम्स डेवलप हुए जहां से एफिशिएंसी जनरेट हुई ना. वो कहां हुई? इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इन स्टेजेस को वो कहता है कि ये मैंडेटरी स्टेजेस हैं जी ऑफ एवोल्यूशन. Now coming to the third classification, which is Herbert Spencer's. अब ये वही 3-4 नाम है सोशियोलॉजिस्ट के जो हमें अब तक आई थिंक आप लोगों को रट जाने चाहिए. हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्टे कॉम्ट एंड अपना क्या कहते हैं मार्क्स वेबर. ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मार्क्स वेबर ने दिया था. एंड ये अब जब मैं फाइनली सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम डिस्कस करेंगे दोबारा, एक तो हम कर चुके हैं ना, सेकेंड टाइम जब हम करेंगे तो हमने थ्योरिस्ट के कॉन्सेप्ट में करना है. तो उसमें जब अब वो आखिरी हमारा लेक्चर है जो थ्योरिस्ट वाला है, तो व्हेन वी स्टडी दैट यू रियलाइज के इन ही लोगों की टोटल के 7-8 लोग हैं जिनकी थ्रू आउट ओपिनियंस और जो क्या कहते हैं कॉन्वर्सेशंस हैं, दे फॉर्म द बेस ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी. So according to Herbert Spencer, he said कि two extremely dissimilar types of जो है ना classify करती हैं societies into 2 categories, namely militant societies and industrial societies. See, अब ऑगस्टे बिलीव के बीच में भी एक स्टेज है which is legal. He believed के रैशनलाइजेशन और पावर के दरमियान में लिंक है, लेकिन हर्बर्ट ने इनको बिल्कुल डिवाइड कर दिया. उसने कहा कि सोसाइटीज थ्रू आउट हिस्ट्री 2 ही तरह की आई हैं और शुरू से एक साथ साथ चलती रही. उसने ये नहीं कहा कि एक सोसाइटी इवॉल्व होकर दूसरी बन गई. He said कि ये 2 हैं और ये थ्रू आउट साथ साथ चली. यानी कि जहां पे एक सोसाइटी जो इंडस्ट्रियली इवॉल्व थी ज्यादा, तो वहीं पे साथ ही एक मिलिट्री इवॉल्व थी और यूजुअली इनके क्लैश से एक सोसाइटी ऊपर आ जाती थी. अगर आप लोगों को पता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो अपने दौर में इट वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी इवॉल्व्ड एज अ कम्युनिटी एंड सोसाइटी, बट nobody knows how they disappeared. पर एक जेनेरिक की एक्सप्लेनेशन ये समझी जाती है कि जी आर्यंस इन्वेडेड देम. आर्यंस, द आर्यन रेस, द फोर्स जो दैट केम फ्रॉम ये यूरोप वाली साइड, ठीक है, वो ये सेंट्रल एशिया से होते हुए उन्होंने इंडस वैली पे हमला किया था एंड दे वाइप्ड आउट द एंटायर सिविलाइजेशन. दैट इज वन एक्सप्लेनेशन. सो हमने ये देखा है कि जहां पे भी एक जरा इवॉल्व्ड, जरा
अच्छी सोसाइटी को जन्म लेती है तो उस पर हमला करने के लिए या काबिज होने के लिए एक मिलिटेंटली सुपीरियर फोर्स मौजूद रही है थ्रू आउट हर इरा के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि एज़टेक्स वर मैथमेटिकली वेरी इवॉल्व्ड एंड बहुत ज्यादा वो हिडन थे, दे हैड अ ह्यूज डील ऑफ गोल्ड अवेलेबल टू देम एंड व्हाट नॉट। तो उनको किसने आके हमला किया? द स्पेनिश। The Spaniards actually attacked them and eliminated them, और क्योंकि उनकी militant might ज्यादा थी तो उनका उन्होंने बिल्कुल जो है ना सत्यानाश कर दिया completely. They destroyed the entire population and civilization because they considered these people barbaric. So this is a third form of classification. कि regulating systems were dominant and the latter sustaining systems were emphasized. अच्छा, अब इससे क्या मतलब है जी कि जी रेगुलेशन उन सोसाइटीज में ज्यादा थी जो मिलिटेंट थी बाय नेचर, जबकि आपकी सस्टेनेंस ज्यादा इवॉल्व थी जो आपकी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब अच्छा, इनमें डिफरेंस किस है आपको जरा मैं और क्लैरिफाई कर देती हूँ। जैसे आप अगर मिसाल ले लें कि जब नया नया चाइना बना था तो वो एक मिलिटेंट सोसाइटी जहां पे कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ द सिटीजन हाईएस्ट पीक पे थी, जबकि अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफ मैन एंड कमर्शलाइजेशन एंड प्रोडक्ट्स एंड बाइंग एंड सेलिंग यानी सस्टेनेंस पे ज्यादा जोर था। सो वन कुड हैव बीन वेरी इजीली लेबल्ड एज अ मिलिटेंट सोसाइटी, या जिस तरह आप रशिया का कह सकते हैं हाइट ऑफ जो उसका दौर था स्टालिन के अंडर, इट वाज अ मिलिटेंट सोसाइटी। उसी तरह उसी टाइम पे अमेरिका या आप फ्रांस को कर ले तो दे वर इवॉल्विंग टुवर्ड्स इंडस्ट्रियलिज्म। सो ये चीजें, ये डिफरेंस उसने ये कैटेगराइजेशन रखी थ्रू आउट सोसाइटीज की। अच्छा, अब जनरली मोस्ट मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट अग्री कि तमाम सोसाइटीज की एवोल्यूशन को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। एवोल्यूशन को यानी अगर शुरू से लेके अब तक क्या है, तो सबसे बेसिक बुनियादी पहली सोसाइटी जो फॉर्मेशन में आई थी, इट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। दूसरे नंबर पे आई थी जी पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी सिमिलर, उसमें हर्डिंग वगैरह थी लेकिन उसमें सम बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म में आ गया था। तीसरी है जी हॉर्टिकल्चर, ये इसी ऑर्डर में चल रही है। चौथी है जी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज एंड फाइनली इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। उसके बाद आ जाती है मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न जो इरा जो आप जिससे अब गुजर रहे हैं। This is an important aspect. The human societies, that the oldest and simplest type of society were the hunting and gathering societies. अभी भी इस तरह की कई सोसाइटीज मौजूद हैं। द रीजन कि ये सिर्फ एवोल्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो अभी भी मौजूद हैं। इस तरह की वेरिएशंस को लेबल किया जा सकता है इवन टुडे। द सान पीपल ऑफ कलाहारी डेजर्ट इन साउदर्न अफ्रीका स्टिल लिव एग्जैक्टली लाइक दिस, दे आर हंटिंग एंड गैदरिंग। और जबकि सेकंड बुशमैन ऑफ साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, इनका भी सेम हिसाब कि दे अभी भी वो उसी पैटर्न ऑफ हंटिंग स्टाइल पे चल रहे हैं जो कि आपके स्टोन एज के जमाने में चले आ रहे थे, कि बड़ी बुनियादी सी बेसिक वेपनरी होती है उनके पास जो कि उन्होंने खुद ही बनाई होती है। जिस तरह आप लोगों को पता चला होगा कि कुछ ये आई थिंक 2 साल पहले की बात है कि एक क्रिश्चियन मिशनरी जो है उसको मार दिया गया जब उसने एक ऐसे इंडियन आइलैंड को अप्रोच करने की कोशिश की जहां पे लोग अभी तक दे आर लिविंग इन लेट्स से मतलब द सेम सोसाइटल डिग्री ऑफ लिविंग विच वाज पार्ट ऑफ द स्टोन एज। अब ये बहुत रेयर है, ये इंडिया के कुछ बॉर्डर के डिस्प्यूट आगे बियॉन्ड ना, पानी से बियॉन्ड, ये जो आपका क्या कहते हैं अपना उनका साउथ है और जो नॉर्दर्न साइड के ऊपर जिनके ये समंदर आपका इंडियन ओशन जो लगता है, वहां पे कुछ ये डिस्पर्स्ड आइलैंड्स हैं जहां पे ये सर्वाइविंग उन लोगों का नाम मैं भूलूं, बहुत डिफिकल्ट सा नाम उन्होंने रखा हुआ है। इट्स अ प्री हिस्टोरिक सोसाइटी, टेक्नोलॉजी हैज नॉट रीच्ड देम, दे स्टिल यूज वुडन बोज एंड व्हाट नॉट, और ये बहुत थोड़े रह गए हैं मतलब गिनती में, मगर वो उसी आइलैंड पे ये लोग जिंदा हैं अभी। तो यानी उन तक ना तो इंफॉर्मेशन पहुंची, ना लोग पहुंचे हैं, ना टेक्नोलॉजी पहुंची। मतलब इवन टुडे इन दिस वर्ल्ड सच सिविलाइजेशन, सच स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पीपल स्टिल लिव, कि जिन तक अभी किसी किस्म का टेक्नोलॉजी का या जो भी रेवोल्यूशंस आई इंडस्ट्रियल लाइक द लास्ट 1, 2, 3,000 years हैज नॉट टच देम। In fact, the last 10,000 years has not touched them. So वो आप सोचेंगे वो किस कदर आइसोलेशन में ये कम्युनिटी सर्वाइव कर रही थी कि वहां पे ये उन तक पहुंच ही नहीं हो सकी किसी।
So that is one example of hunting and gathering societies, and rare but examples are still present in the modern world. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? ये हैं, दे आर स्मॉल इन साइज, सबसे इंपॉर्टेंट कि वो एनवायरनमेंट ही के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं इंटायरली, और यूजली जो है इनके मेंबर्स 40-50 होते हैं. अब जिस तरह मैंने जिस आइलैंड की आपको बताई, वहां पे जो है ना, अकॉर्डिंग टू इंडिया, द पीपल दैट आर लिविंग ऑन दैट आइलैंड आर रफली 400, या मे बी इससे भी कम हो. वो कह रहे हैं शायद इनकी बीमारी से और फैमिन से और भी इनकी तादाद कम होगी. अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट ट्राइड टू रीच दीज पीपल. In fact, it is recommended by all sociologists across the globe कि आप अगर ऐसी पीपल्स को डिस्कवर कर लें तो उनको छिड़े मत, उनको उनकी इन्वायरमेंट में रहने दें, बिकॉज वो आपको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते. आपके कल्चर को और जो सारी टेक्नोलॉजी उनके इर्द गिर्द हो गई और उनको पता नहीं चला, तो यू वुड बी बीइंग वेरी क्रूल. कि वही वाली बात कि जो जैसे एक बच्चा भी अगर जानवरों में रह चुका हुआ है, तो ब्रिंगिंग दैट चाइल्ड बैक वाज एक्चुअली अ क्रूल्टी. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि भी आप उनको हाथ ना लगाएं. तो उनको छोटी सी कम्युनिटीज होती हैं, देयर अ थ्रेट टू नो वन, बट ऑब्वियसली इट इज अ डेंजर. सो ये एक पर्टिकुलर जो हजरत थे, ये निकले और इन्होंने कोशिश की कि जी मैं आइलैंड पे जाके इनको क्रिश्चियन कर देता हूँ. कुछ दिनों बाद उनकी लाश जो है वो शोर्स पे मिली, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज ड्रेस्ड डिफरेंटली, ही लुक्ड डिफरेंटली. तो द ट्राइब्समैन अटैक्ड हिम थिंकिंग कि ही इज अ थ्रेट. ऊपर से he was dressed so oddly in their minds, these people were roaming around naked. तो इससे आपको ये आइडिया होता है कि भाई ये जो कल्चर्स हैं, इनको ये अब अप्रोच नहीं किए जा सकते. यू कैन नॉट ब्रिज अ गैप ऑफ 15,000 या 10,000 ईयर्स. अच्छा, सेकंड एस्पेक्ट क्या है जी? दे आर नोमैडिक इन नेचर, कि वो एक ही सोर्स पे रिलाई नहीं कर रहे होते, मूव कर रहे होते हैं. दे रिलाई ऑन द प्लांट्स अराउंड देम एंड द नेचुरल एनिमल्स दैट आर फाउंड ऑन द, क्या कहते हैं, ऑन द आइलैंड्स या वेयर एवर देयर बिलोंगिंग टू. जैसे जो डेजर्ट में फाइंड आप करेंगे ऐसी सोसाइटीज, तो उनकी डाइट में स्नेक्स और स्कॉर्पियंस होते हैं, और उनकी बॉडीज पे स्नेक्स और स्कॉर्पियंस को खाने का उस तरह से असर भी नहीं होता. लाइक लेट्स सपोज के यू डिसाइडेड कि भाई आई शुड ईट अ स्नेक, तो मे बी यू वुड गेट वेरी वेरी इल after eating something like that. But people that have been slowly acclimatized to the idea of eating snakes and scorpions, तो उनकी बॉडी में भी पॉइजन जो है ना वो एडजस्ट होता जाता है, तो वो उसको खा सकते हैं रॉ भी. इट वुड नॉट इम्पैक्ट देम. और नोमैडिक इन नेचर के जैसे उनको लगता है कि भाई इस अब लोकल जगह पे जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहां पे खाना कम हो रहा है, ये चीजें खत्म हो गई, तो मूव करके आइलैंड के दूसरे हिस्से में चले गए, या लेट्स से डेजर्ट के दूसरे हिस्से में चले गए, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब ट्रैवल करते रहते. अच्छा जी. देयर इज नो डिजायर टू एक्वायर वेल्थ. एक्चुअली वेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी अभी इस वक्त जो वेल्थ तो उधर आएगी ना जहाँ पे सरप्लस क्रिएट होगा. सरप्लस समझते? सरप्लस से मुराद है कि जी आप के पास जरूरत इतना ज्यादा हो कि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जी भरा हुआ पेट जो है ना फारसी बोलता है. इससे क्या मुराद है? कोई बता सकता है मुझे? मैंने एक दफा क्लास में शायद पहले भी रेफर किया था इसको. कैन एनीवन टेल मी? नो वन नोस. अच्छा, भरा हुआ पेट फारसी बोलता है, इससे मुराद ये होती है कि अगर आप को खाने पीने की टेंशन नहीं होगी ना, तो फिर यू वुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स. कि जो आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उससे बियॉन्ड जाके आप ऐसी परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं जो कि शायद उस शख्स के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी, जिसको भी भूख प्यास की ही टेंशन है. राइट? So the bigger problems, like see for example someone who's dying of hunger and जो poor है, जिसको basics नहीं मिल रही, या starvation है, या medical issues हैं, तो ऐसे शख्स को आप जाके कहेंगे भाई पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा एक जो है सोशल डिस्कम्फर्ट है और इनइक्वालिटी है, तो शायद उसको आपकी बात ही नहीं समझ आएगी एक मिनट को कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे तो खाना नहीं पूरा हो रहा. यू नो. सो जो बात है ना कि नो डिजायर टू एक्वायर वेल्थ, इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिजायर, बिकॉज देयर बेसिक डिजायर इज टू सर्वाइव. और बिकॉज ये सोसाइटीज एक दूसरे के साथ शेयर करके सर्वाइव करती थी, और अगर ना करती तो ये लोग मर जाते, तो इसलिए
इसमें किसी एक के पास ज्यादा या कम होना वाज नॉट अ कंसर्न फॉर दैम। सारे इक्वल मेंबर्स थे और सारे हंटिंग गैदरिंग में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, फैमिली एंड किनशिप आर द ओनली डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस। अच्छा जी, बीवी, बच्चे एंड एक मेल जो कि लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, और उनकी फिर किनशिप यानी दूसरे जो 4-5 फैमिलीज हैं जो साथ हो रही हैं या जो साथ चल रही हैं, इनके लिए मैरिज। हेलो, अच्छा जी, इसके लिए मैरिज और रिलेशनशिप्स जो हैं, चाहे वो असल हैं या चाहे वो जो उन्होंने प्रिज्यूम कर ली हैं, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपस में ताल्लुकात रखने के लिए। तो दीज आर द ओनली 2 रियल इंस्टीट्यूशंस दैट यू विल फाइंड इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, कि एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, देयर इज नो पर्टिकुलर लीडर। मे बी वो खुद अनॉइंट कर दें कि जी ये बंदा हमें सबसे ताकतवर है तो ये पहरा दे दे या ये रखवाली कर ले, पर कोई ऐसे सारी कम्युनिटी का या सारे सोसाइटी का कोई लीडर नहीं होगा। फिर लिमिटेड और नो डिवीजन ऑफ लेबर, जाहिर है क्योंकि तकरीबन सारे एक ही काम कर रहे हैं, देर आइदर हंटिंग और गैदरिंग और ट्राइंग टू फीड और ट्राइंग टू सर्वाइव, तो ज्यादा जेंडर बेस्ड लेबर है नहीं। अलबत्ता देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ फोकस दैट इज फाउंड कि जी जो लिनियज है वो मैट्रिलिनियल है। मैट्रिलिनियल यानी माँ के जरिए से रादर देन बाप के जरिए से। मैट्रिलिनियल होता है और पैट्रिलिनियल होता है। मैट्रिलिनियल से मुराद होता है माँ के जरिए से, पैट्रिलिनियल से मुराद होती है बाप के जरिए से। मतलब लिनियज काउंट होते हैं, जैसे आपके सरनेम जो आपके वालिद साहब का होगा, आपकी माँ का तो नहीं होता। तो वो, लेकिन इन पुरानी सोसाइटीज में क्योंकि द वुमेन हु सर्वाइव्ड वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स, बिकॉज जाहिर है वो चाइल्ड रेयरिंग एंड बेयरिंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज सर्वाइवल था ना, इंटायरली सर्वाइवल के ऊपर चल रही है। तो जाहिर है नॉट एवरी वुमन वुड हैव सर्वाइव्ड, नॉट एवरी चाइल्ड वुड हैव सर्वाइव्ड। तो जो हो जाते थे उनको बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती थी। ठीक है जी। 7 is जी constant need to face danger, बिल्कुल, बिकॉज इनके ना तो ऐसे कोई वो हार्ड कोर घर बने हुए, मोस्ट ऑफ देम या तो दे लिव्ड इन केव्स, अगर बिल्कुल ही पीछे चले जाएं, या मेक शिफ्ट होम्स। मेक शिफ्ट होम से मुराद ये कि या वो नेचुरल रिसोर्सेज, स्टिक्स और बैम्बू, या इन द डेजर्ट के केस में माउंटेन केव्स या ड्यून्स, जिनको यूज करके उन्होंने अपने सॉर्ट ऑफ घर टाइप बनाए हुए थे। अब जिस तरह ये एग्जांपल इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे दी हुई है, अगर आप गौर करेंगे कि जी अमंग द इटिमाबाटू एस्किमोज, आई होप मैंने इसको सही प्रोनाउंस किया, एग्जांपल तो ले लिया, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि जी फैमिलीज फेट रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द फादर हु मस्ट फाइंड एंड कैच द गेम, बिल्ड द हाउस एंड मेंटेन द फैमिली। यानी आप अंदाजा करें कि ये एक इसी तरह की वो है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है। एस्किमोज अभी भी जो है वो इग्लूज बनाते हैं बर्फ से घर, और उसके अंदर बैठ के सोते हैं, जो भी रहते हैं। तो वो सारी जिम्मेदारी जो है घर बनाने की और सब कुछ करने की और मेंटेन करने की और खाना बनाने की, सारी जो है वो मर्द के ऊपर है। और क्योंकि डेंजर भी उसने कॉन्स्टेंटली फेस करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज सिंपल रिलीजियस बिलीफ्स। अच्छा, तमाम जो अर्ली नोन सोसाइटीज थी, उनका कल्चर, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन वाज वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल। जिस तरह अगर आपको पता है कि एक मदर गॉडेस का एक बड़ा सबसे पुराना रेलिक जो स्टोन एज से हमें मिलता है, इट इज रिवॉल्विंग एंटायरली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी। सिंस चाइल्ड बेयरिंग एंड रेयरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस बैक देन, और क्योंकि ऑब्वियसली उनको होता था कि भाई मर जाते हैं, या औरतें भी मर जाती हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, और मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन, यानी कि उनकी बेचारों की पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाती थी, चाहे वो डिजीज हो जाए या इंजरीज हो जाए। सो ऑलरेडी ह्यूमंस वर स्ट्रगलिंग। तो इस तरह की सोसाइटीज के अंदर मेजर फोकस उस बिलीफ का यही होता था, या तो फर्टिलिटी गॉडेस को किसी को पूजा कर रहे होते थे, जो कि क्योंकि खवातीन का जिंदा रहना और बच्चों का जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, या फूड की, या सन की, या फायर की। मतलब उनकी यूजली बेसिक डाइटीज होती थी, ज्यादा इवॉल्व्ड रिलीजन नहीं था, ना इवॉल्व रिलीजन की प्रैक्टिसेस थी। अब आते हैं जी हर्डिंग और पेस्टोरल सोसाइटीज पे।
अच्छा, जैसे कि नाम में ही है पेस्टोरल के, दीज पीपल रिलाइड ऑन हंटिंग बट दे ऑल्सो रिलाइड ऑन मेंटेनिंग एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी शीप पाल ली, गोट्स पाल ली, घोड़े पाल लिए। और ये फिर आपकी अर्ली नोमैडिक सोसाइटीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अगर वही बात अगर आप में से लोग अर्तुगरुल देखते हैं तो वो जो सोसाइटी आप उसमें दिखाई गई है, दैट इज अ पेस्टोरल सोसाइटी, हर्डिंग और पेस्टोरल सोसाइटी। अब दीज आर द फर्स्ट सोसाइटीज दैट हियर्ड एनिमल्स, उनके एनिमल स्किन्स का इस्तेमाल, फर्स्ट नोन लेजिटिमेट पीसेस ऑफ क्लोथिंग, लेदर, वो इन सोसाइटी से जनरेट हुई थी। ठीक है जी, अभी भी मौजूद है इस तरह की सोसाइटीज। वही बात है, आपको अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, इवन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, तिब्बत, मेनी ऑफ दीज एरियाज स्टिल हैव सच कल्चर्स थ्राइविंग एंड सर्वाइविंग। कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी इनके? रिलेटिवली लार्जर इन साइज, ऑब्वियसली, बिकॉज इधर ये टाइम आ गया कि जी अब फूड की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ रही है, बिकॉज वो जमीन से या बुशेस से वो सिर्फ उठा के नहीं खा रहे, उन्होंने जानवर भी पालना शुरू कर दी। तो यानी कि इस पॉइंट पे ह्यूमन बींग्स की डाइट के अंदर मिल्क एंड एग्स एंड थिंग्स लाइक दैट हैव बिन एडेड। और वो ऑब्वियसली उनकी स्किन्स को यूज करना और सॉर्ट ऑफ करना इस्तेमाल फॉर अदर पर्पसेस लाइक मेकिंग कैंडल्स एंड वैक्स एंड स्टफ। अगर आपने कभी नोटिस करना ना कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए, तो मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी किताब बताती हूँ कि अगर इफ यू गेट अ चांस तो प्लीज डू रीड, इट्स कॉल्ड रॉबिन्सन क्रूसो। पढ़ी है किसी ने रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो की जो स्टोरी एंटायरली इट इज बेस्ड ऑन दिस वन पर्टिकुलर इंसिडेंट कि जी एक यूरोपियन सेलर जो है ही स्ट्रैंडेड कंप्लीटली ऑन एन आइलैंड एंड ही मस्ट नाउ सर्वाइव। तो वो स्टार्ट ऑफ वेरी बेसिक कि जी वो ये कर लिया, हथियार संभाल लिया, कुछ कर लिया, ये हो गया, फिर उसने स्टिक्स बनाना शुरू की, फिर उस पे उसने किसी चीज को पकड़ा, फिर उसने हर्ड पालना शुरू किए, फिर दोबारा उसने एनहेंस करना शुरू किया, फिर उसने पूरा एक अपना हर्ड तैयार कर लिया, घर भी बना लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया, फिर और चीजें करता गया, मतलब दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स डू। मतलब फाइनली जब अपनी इर्द गिर्द की सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर कंसर्न होती है जमाने में ह्यूमन बींग्स की, वो फूड थी सबसे पहले। अब ये दौर है जब छोटे छोटे चाकू और औजार और इस तरह की चीजें बनना शुरू हो गई। ऑब्वियसली इट वाज अ मोर प्रोडक्टिव सोसाइटी, देयर वर वेरी लिटिल थिंग्स जिनके ऊपर आपको कोई इशू हो सकता था। जैसे उस तरह का सिचुएशन नहीं थी जैसे पिछली सोसाइटी में हमने नोटिस किया कि जी वो अपने खतरे में इतना नहीं थे कॉन्स्टेंटली। अब ये हल्की फुल्की एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गई है एनिमल रेयरिंग के साथ। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ कि बिकॉज अब ये पहला दफा ऐसा हुआ कि सरप्लस रिसोर्सेज होना शुरू हो गए। अब जाहिर है थोड़े बहुत मेंबर्स थे, डिजीज उसी तरह ही था, ट्रैवलिंग उसी तरह ही थी अभी भी, तो लोग मरते थे, लेकिन अब जो क्रॉप लग रही थी या जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर हो रहा था, तो उस एग्रीकल्चर में अब फर्क आना शुरू हो गया। कैसे जी? कुछ फार्म्स वुड प्रोड्यूस बेटर यील्ड while others might not. So this is the time when a sort of inequality, a concept of wealth started being generated. प्रोडक्टिव भी थी लेकिन हर किसी को इक्वल प्रोडक्टिविटी तो नहीं थी ना। अब जाहिर किसी का फार्म बेहतर रह गया, उसकी क्रॉप अच्छी होगी ज्यादा दूसरे से, तो जाहिर उसके पास ज्यादा हो गया खाना। फिर जी इट इज नोमैडिज्म कपल्ड विद ट्रेडिंग। अब क्योंकि हमें ये पता है कि पिछली सोसाइटीज मूव करती थी बिकॉज फूड की सप्लाई के लिए उनको कॉन्स्टेंटली इधर उधर चलना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये छोटे छोटे ट्राइब्स बनना शुरू हो गए। अब ट्राइब्स हो गए, नोमैडिज्म है अभी भी है, लेकिन अब इन ट्राइब्स ने आपस में एक दूसरे के साथ तिजारत शुरू कर दी। ठीक है। सीजनल नीड्स की बेसिस पे कोई एक सोसाइटी जो जरा हर्डिंग या पेस्टोरल ट्राइब होता था वो जरा ज्यादा डेवलप होता था, तो किसी के पास औजार बेहतर होते थे, तो किसी के पास एग्रीकल्चरल ग्रेन ज्यादा होते थे। तो दिस सॉर्ट ऑफ मेड स्टार्टेड मेकिंग सब एक दुनिया में ट्रेड डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा, अब पेस्टोरलिज्म के दौर में दैट इज कंसिडर्ड द बर्थ टाइम ऑफ मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लोग देखें तकरीबन तमाम अंबिया जो थे हमारे जितने भी हैं, वो किसी ना किसी तरह के ऐसे शोबे से ताल्लुक था उनका जो हाथों का इस्तेमाल था या एनिमल रेयरिंग थी। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आप वो ही वाज अ शेपर्ड इनिशियली एंड देन ही बिकेम अ ट्रेड्समैन विद हिज वाइफ। उसी तरह आप नोट करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है कि वो कारपेंटर थे। तो ये वो दौर था। हजरत जो है अपना याकूब थे, ही वाज अ हर्डर,
सेम दे हैड एनिमल्स, वो ट्राइबल खाना बदोश लोग जो डेजर्ट में ट्रैवल करते थे और इजिप्ट के साथ बॉर्डर था। तो तकरीबन ऑल मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच इज जुडाइज्म, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, ईसाई एंड इस्लाम, मुसलमान जो है, दे कम फ्रॉम दीज सोसाइटीज। अरबों को ऑब्वियसली वही खेमा कल्चर था, तुर्कियों का आप लोगों को पता खेमा कल्चर था, वहीं पे इस्लाम फैला, मंगोलों में इस्लाम फैला, क्रिश्चियनिटी का भी उसी तरह था। इनिशियल तो ये सारे ट्राइब्स ही थे ना, एनिमल रेयरर्स थे, एम्पायर्स तो बाद में बने हैं। तो दीज सोसाइटीज इज वेयर यू कैन सॉर्ट ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि द विलेज ऑफ नाजरत इज द बर्थ प्लेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो हजरत मरियम का घर है वो तुर्की में है, क्योंकि उस जमाने में दैट वाज अ पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। So these are the societies where these religions, like complex religions, जहाँ पे human beings की lifestyle, उनकी society, well-being, सब पे गुफ्तगू हुई, equality, inequality, हर चीज पे बात हुई। ये religion की जो form थी ये बहुत evolved थी compared to what their predecessors had. अच्छा, अब herding के अंदर टेक्नोलॉजी के वजह से चेंजेस आए, क्या जी? अब आप नोटिस करेंगे दो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द ईरा ऑफ मैन जब स्लेवरी इंट्रोड्यूस हुई। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब कुछ ट्राइब्स के पास ज्यादा था, कुछ के पास कम था खाना, कुछ की तरक्की ज्यादा थी, कुछ की कम थी, तो इसकी बेस पे सबसे पहले क्या हुए? वॉर्स हुए। द फर्स्ट वॉर्स ऑफ सोसाइटी हैपेंड इन दिस ईरा, के रिसोर्सेज पे और फूड के ऊपर मुख्तलिफ ट्राइब्स में लड़ाइयाँ या कम्युनिटीज में लड़ाई हुई। जो अर्लीस्ट नोन इजिप्शियन वॉर्स हैं वो इस बेस पर कि इजिप्ट वाज फेमस कि भाई इनका बड़ा जरखेज है, नाइल के साथ है और इनके पास फूड सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। तो इजिप्ट हैड टू सफर अ लॉट, द अर्ली किंगडम जिसको कहा जाता है, अ लॉट ऑफ इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम अदर ट्राइब्स, और ये जो आपके हंस थे इनसे बहुत हमले इन लोगों ने सफर किए। क्यों? बिकॉज वॉरफेयर वाज जनरेटेड बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, वरना उससे पहले तो सारे एक ही पेज पे थे ना, सबको उतना ही मिल रहा था जितना उनके अपने हाथ लग रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा था कि जी पूरी पूरी सोसाइटीज या तो थ्राइव कर रही थी या देवर फेलिंग एट इट, या वो मिलिटरीली ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी या एग्रीकल्चरली ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। और इसी वजह से क्या होता है, जब फर्स्ट वॉर्स हुए तो वॉर्स के जो आपके प्रिजनर्स इनके पास आए वो पहले स्लेव्स बने और उनको काम पे लगाया गया। जैसे हमने इजिप्ट में देखते हैं कि तमाम जो गुलाम थे वो या तो यहूदी थे या वो लोग थे जिनको वॉर एफर्ट से पकड़ा जाता था। अच्छा जी, अब दिस इज लाइक आपने नोटिस कर लिया पेस्टोरल सोसाइटीज। अब आते हैं हम हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज पे। अच्छा, हॉर्टिकल्चर कोई मुझे बता सकते, किसी को आइडिया कि क्या होता है हॉर्टिकल्चर? अच्छा, बेसिकली हॉर्टिकल्चर एक प्रैक्टिस है जहां पे यू यूज स्टिक्स टू कल्टिवेट स्मॉल गार्डन्स। ये तो अभी भी आप लोग करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप में से किसी की वालदा को शौक हो पौधे लगाने का तो क्या करते हैं कि जब कुछ चीज बेल चढ़ानी होती है तो स्टिक्स लगा के टमाटर, प्याज और बैंगन और ये जो असॉर्टमेंट ऑफ फूड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ये जमीन में जब तक आप स्टिक्स नहीं लगाते ना तो इनकी बेलें खराब हो जाती हैं। तो दिस इज अ हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस जिसमें गार्डन को मेंटेन किया जाता है। So these kinds of societies came into being around 4000 BC. सबसे पहले कहाँ आई? सब सहारन अफ्रीका के अंदर। अभी भी मौजूद है कुछ न्यू गिनी में, मसाई पीपल ऑफ केनिया एंड गुरुम्बा ट्राइब अभी भी मौजूद हैं कई। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, पिछली जो सोसाइटी थी उसमें एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन पे जोर दिया गया था, वेरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं थी। बेसिक एग्रीकल्चर था उनके पास जिसमें वीट या बार्ले से ज्यादा बियॉन्ड वो एक्सपेरिमेंटेशन की ना तो पोजीशन में थे ना उगा सकते थे। ज्यादातर वो वाइल्ड बेरीज और दूसरी चीजों पे भी रिलाई करते थे। अलबत्ता हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज में क्या हुआ कि वेरिएशन इन प्लांट्स आना शुरू हुई, कि चावल, गंदुम, सब्जियां मुख्तलिफ लगाना शुरू की लोगों ने। दे डिसाइडेड, उनको पता चला कि जी हम ये प्लांट्स कर लें, या ये मटर लग सकता है, या ये भी हो सकता है। उन्होंने रिसर्च की और उनको पता चला कि ये दो पौधे साथ लगाए जाएं तो ये बन जाता है। जैसे मूली का पौधा लगाया जाए तो एक सीजन में वो मूली रहती है, दूसरे में फलियां बन जाती है। मतलब ये जो आइडियोलॉजी है कि जी हम इससे मुख्तलिफ किस्म के एक ही प्लांट से
खाना उगा सकते हैं, ये इस दौर में आया, या इन सोसाइटीज ने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया। अच्छा, ये पहली वो सोसाइटीज थी जिन्होंने स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की। किस तरह जी? आप लोगों को पता है वो खेतों में आग जो लगा देते हैं, क्या होता है वो? अभी भी हमारे यहाँ तो कुछ इलाकों में अभी भी होता है। अगर किसी को बहुत थोड़ा बहुत आइडिया हो कि ये क्या होता है। होता क्या है? नो आइडिया मैम, अच्छा, नो आइडिया। स्लैश स्लैश एंड बर्न, आप लोगों को पता है ये जो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, जब इन्होंने जमीन बनानी होती है, जमीन की बनाई किस तरह की जाती है? जमीन की बनाई, ऑब्वियसली पंजाब का ये सारा इलाका आपके ख्याल में एग्रीकल्चरल लैंड था शुरू से? बिल्कुल भी नहीं। हमारा ये जो पंजाब का एग्रीकल्चर लैंड था, ये सारे जंगलात थे। इंडिया जो है 5000 बीसी या 5000 बीसी के करीब इट वाज कंप्लीट जंगलात। जो अगर आप, तो लोग मेरे ख्याल में आप लोगों तो क्या ही कभी भी नहीं हुआ होगा इत्तेफाक, लेकिन जब आप इंडियन मिथोलॉजी पढ़ते हैं या इनकी ऋग वेदा या जो इनकी महाभारत के जो किस्से हैं, उसमें जो एग्रीकल्चरल सीन डिस्क्राइब हुए हैं ना, बिकॉज उस टाइम की बात हो रही है ना, अराउंड 10,000 से 5000 बीसी, इस दौरानिया के अंदर इंडिया वॉज इन इंटायरली नोमैडिक जोन, जहां पे रिवर्स के इर्द गिर्द सिविलाइजेशन मौजूद थी, पर इतने बड़े बड़े फील्ड्स नहीं थे। तो तरीकाकार क्या किया था इन्होंने कि जी, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनको रियलाइज हुआ ह्यूमन बींग्स को, जी हम फसल उगा सकते हैं पूरी पूरी, हमें वेट करने की जरूरत नहीं है बारिश की, हम पानी खुद दे सकते हैं, और हमें ये भी जरूरत नहीं कि हम इतने इलाके पे लगाएं। इन लोगों ने क्या किया जी, इन्होंने काट काट के, बिकॉज फायर तो था इनके पास, उन्होंने उसको यूज करना प्रॉपर शुरू कर दिया वदा, ये दरख्त सारे काट के गिराते थे और उनकी जड़ों को आग लगा देते थे। उससे क्या होता था, इसको स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं, कि ह्यूमंस ने रियलाइज किया कि जो दरख्त काट के जो जगह का की जाती है, वो दरख्तों को काट कूट के दफना देना या उनसे डैम बना देना। पहले अर्लीस्ट नोन डैम्स जो दरख्तों से बने ना, कि रिवर का पानी रीडायरेक्ट किया जा सके अपने इस्तेमाल के लिए, वो किस तरह बनाते थे? अर्लीस्ट डैम्स इस तरह ही बनते थे ना, कि लकड़ियों के ये जो काट काट के दरख्त थे, या उनकी शाखों को जलाया और जो ऊपर से दरख्त काटे उनको आपने रिवर में फेंक दिया, कि वो पानी रुक गया, और उससे वहां से आपने इरिगेशन सिस्टम्स क्रिएट करना शुरू किए। ऑल्दो इरिगेशन अभी नहीं शुरू हुई, इस ईरा में नहीं शुरू हुई हॉर्टिकल्चर, लेकिन पानी का ये वाला यूजेज स्टार्ट हो गया कि लकड़ियां बहा देना दरिया में, और वो जा जाके एक जगह पे रुकती थी। तो इसी तरह फर्स्ट डैम्स, नेचुरल डैम्स इस तरह बनना शुरू हुए थे। और फिर क्या जी, 2-3 साल उन्होंने वहां पे फसल लगाई, यहां तक के फसल बेकार, वो जमीन बेकार हो गई। बेकार किस तरह हो गई कि जी अब वहां पे कोई नई चीज उस तरह से उग नहीं सकती, क्योंकि जमीन के न्यूट्रिएंट, सब्जियां और जो इन्होंने प्लांट्स लगाए वो खा गई। तो दे मूव ऑन टू, अब तुम्हारे पास दूसरी चीजें आ गई ना, अब तो फर्टिलाइजर आ गई, ये आ गया, पार्ट ने आर्टिफिशियली उसको दोबारा किया इस्तेमाल और नए सिरे से यूज करना शुरू कर दिया। ऑल्दो ये वाली प्रैक्टिस अभी भी हमारे यहाँ, जिसको क्रॉप बर्निंग कहते हैं, वो जो स्मोक नहीं होता हमारे यहाँ माशाल्लाह से क्रिएट, हर साल इंडिया पाकिस्तान में जो एक अजाब होता है कि जी सांस नहीं लिया जा रहा, आग लगा दी गई, वो फसल की जो क्रॉप बर्निंग कहलाती है ना, वो ये होती है कि वो फील्ड्स को जलाते हैं, नीचे से जाया करते हैं, ताकि उस पर नई फसल लगा सके, क्योंकि ये सबसे चीप मेथड है। कोई और काम करेंगे तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, आग लगाना बहुत आसान है। इट्स एन एंशिएंट टेक्नोलॉजी विच हैज अभी तक इस्तेमाल में। अच्छा जी, अब क्या जी हुआ, ये लोग बेटर सेटल्ड थे, इन्होंने मूव करना कम किया, क्योंकि जाहिर इतने बड़े बड़े इलाकों को कल्टीवेट कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या था कि इनको कम से कम भी 2 से 3 साल एक जगह गुजारने पड़ते थे। तो इनकी सेटलमेंट्स की वजह से फाइनली जैसे कुछ इलाके बेहतर हुए, ज्यादा अच्छे बनना शुरू हुए। जैसे मैंने आपको इजिप्ट की मिसाल दी थी कि इजिप्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फर्स्ट सेटलमेंट्स, इसलिए क्योंकि रिवर नाइल की वजह से, रिवर नाइल करीब था, तो उसकी जो जमीन थी वो कहा जाता था कि परपेचुअली जरखेज रहती थी, क्योंकि उसमें हर साल नाइल में फ्लड आता था या कुछ भी होता था, तो जमीन जरखेज हो जाती थी दोबारा से। तो वहां की जो अर्लीस्ट लॉन्गेस्ट सिटिंग सेटलमेंट है वो इजिप्ट की कहलाई जाती है, क्योंकि वहीं पे लोग थे और वहीं पे मुख्तलिफ छोटे छोटे किंगडम्स अक्रॉस द नाइल बनते गए। तो ये लोग थे जो कि बेटर सेटल्ड थे पहली दफा, और इनमें क्योंकि खाने की तादाद इंप्रूव थी, वेरिएशंस ऑफ फूड्स इंप्रूव्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की सेहतें इंप्रूव्ड एंड द पॉपुलेशन स्टार्टेड ग्रोइंग। ऑब्वियसली उस तरह से नहीं जिस तरह आजकल है, लेकिन पॉपुलेशन वाज गेटिंग बिगर। और फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर में इंप्रूवमेंट आई। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले पढ़ा कि जी हॉर्टिकल्चरल जो दूसरी सोसाइटी थी आपकी पेस्टोरल, वहां पे वॉर स्टार्ट हो गया हुआ था, तो हमें पता है कि इस दौर में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट मौजूद था, तो स्पेशलिस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई।
जाहिर है जो लोग बिल्कुल फसल लगा रहे थे वो बिल्कुल फसलों पे आ गए, फिर दूसरे मर्चेंट्स आना शुरू हुए, लोहे का काम करने वाले स्टार्ट हुए। इसको सॉर्ट ऑफ मेटल एज भी कहा जाता है कि जी लोहे का काम हुआ, फिर जाहिर है लोगों ने देखा कि जी आई एम बेटर एट दिस देन मेकिंग क्रॉप्स, सो मे बी आई शुड डू दिस। आप में से आईआर किसने रखी हुई है? अच्छा, आईआर का जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं लिबरलिज्म का, जो एडम स्मिथ ने दिया था, वो क्या है? व्हाट इज दैट बेस्ड ऑन? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में वही लेजर स्फीयर इकोनॉमिक की बात, क्या चीज? लेजर स्फीयर इकोनॉमी की बात कर रही है आप। जी 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 बिल्कुल। व्हाट इज दैट? व्हाट इज द इनविजिबल हैंड? द इनविजिबल हैंड दैट ड्राइव्स द यही है इकोनॉमी। फ्री, जी जी बताएं बताएं। यही मैम कि फ्री इकोनॉमी हो, कोई इंटरवेंशन ना हो, वो जो जहाँ पे बायर्स और सेलर्स जाएंगे वो खुद ब खुद मार्केट को, यानी जब वो जाएंगे तो मार्केट को खुद ब खुद अपनी डिफाइन उनकी प्राइसेस वगैरह डिफाइन होना शुरू हो जाएंगी, और यानी मल्टीपल लीवर इसी तरह से वो अपने अपने काम अपनी अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे। ये यही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यही अच्छा। सीख। अच्छा आपने ना अच्छा आप लोग आप बेटा टेल मी, आर यू लाइक स्टडीइंग विद पीसीआई आईआर और ऑन योर ओन? नहीं मैं मैंने पहले पढ़ी थी। अच्छा आप पहले से करें। अच्छा, माय सजेशन टू यू वुड बी कि गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर गिवन बाय एडम स्मिथ। इट विल रियली हेल्प यू इन आईआर एंड आल्सो इन सोशियोलॉजी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो था ना, एक तो है इनविजिबल हैंड के इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, पर उसकी एक बहुत मशहूर कोटेशन है विच यू मस्ट ऑल नो, मैं शेयर कर दूंगी अभी उसका एक पूरा पेपर आप लोगों के साथ। इनविजिबल हैंड का वो मैंने खुद लिखा था, उसमें इनविजिबल हैंड का जो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये नहीं है, उसमें डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है कि अगर सब जो है ना, पॉवर्टी जो है ना इज इनएफिशिएंसी। ठीक है, पॉवर्टी इज इनएफिशिएंसी, व्हाई? बिकॉज जब सब लोग एक काम करेंगे सारे इस लोग अच्छे तो नहीं हो सकते, राइट? कोई किसी काम में अच्छा होगा, कोई किसी काम में अच्छा होगा, सो यू हैव टू यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एडम स्मिथ ने ये बात की कि जो बेकर है वो बेकिंग वाला काम अच्छा करेगा और वो उस लोफ को प्रोवाइड करेगा, जो खरीदने वाला है वो बेकर को उसकी उजरत देगा, और इस तरह सोसाइटीज थ्राइव करेंगी बेस्ड ऑन एफिशिएंसी दैट इट कम्स फ्रॉम डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, दिस सिस्टम्स, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ जी। सो बेसिकली क्या है कि जो एक कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर था ना, वहां से आपकी ट्रू एफिशिएंसी, ट्रू प्रोडक्टिविटी एक्चुअली स्टार्टेड, right? So my advice to you would be ke, you know, go through your IR syllabus in depth. It will really connect you with so many other options also. In fact किसी भी एक सब्जेक्ट की आप CSS के अंदर बिल्कुल इन डेप्थ में चले जाना, एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर रखिएगा जिसको बिल्कुल इन डेप्थ जाके पढ़िएगा, तो आप नोटिस करेंगे बाकी सारों के साथ वो लिंक अप हो रहा होगा। So the concept of extreme concept of division of labor actually was given first time by Adam Smith. उसने ये बात की थी सबसे पहले, और इसी के थ्रू हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का आइडिया होता है। ठीक है जी। अब ये एडवांस सोसाइटी हो गई, तो अब यहाँ पे पहली दफा थाउजेंड्स में जाके सेटलमेंट्स बनना शुरू हुई कि 5000 पीपल सपोर्ट स्पेशलिस्ट प्रोड्यूसिंग एंड ट्रेडिंग विद अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। दैट्स द फर्स्ट टाइम इतनी वेरिएशन क्रिएट हुई। अच्छा, जाहिर है अब ये चीज क्रिएट हुई है तो नेचुरली इसको कंट्रोल करने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए। जाहिर ओपन एंडेड सोसाइटी तो नहीं हो सकती ना। तो वो जो आपके फर्स्ट लिबरल्स थे ना, जिन्होंने कहा था कि जी हमारे अबाओ अजदाद ने आपके अबाओ अजदाद के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि इन एक्सचेंज फॉर आवर लिबर्टी यू विल लुक आफ्टर दैट यू डू नॉट हैव डिवाइन राइट टू रूल ओवर अस। पढ़ाई थी ना मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लास्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या था, यही बात थी कि जी इमर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम
कि आप नोटिस करते हैं कि पावरफुल किंगशिप्स एंड रिलीजियस लीडर्स जो है ना वो सामने आते हैं कि लोगों को लीड करें। अच्छा, इसी दौर में स्लेवरी बिकेम अ प्रॉपर ट्रेड ऑल्सो। Prisoners of war became subject to being sold off as slaves. और वॉरफेयर वाज प्रिटी कॉमन बिकॉज वही बात कि किसी एक सोसाइटी पास ज्यादा था, किसी पास कम था, तो उस बेस पे लड़ाइयां होती रही हैं। कोई लालच थी और चाहते थे तो उस पे भी लड़ाइयां हुई। अगला पॉइंट है जी क्रिएशन ऑफ रिलेटिवली एलैबोरेट कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। अच्छा, अगर आप देखते हैं तो उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल वही इजिप्ट में आपको मिलती है, इंडिया में भी मिलती है इंडस वैली सोसाइटी के थ्रू। उनकी जो डांसिंग गर्ल के फिगरीन्स और जो सर्वाइविंग वो चीजें हैं, उनकी कॉइन्स, उनके स्टैम्प्स, उनके ड्रेस कोड, फिर उसमें जो प्रीस्ट का एक जो बड़ा मशहूर बस्ट मौजूद है हमारे पास, पाकिस्तान में ही पड़ा हुआ है। तो वो अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा होता है कि जी इस टाइम पे कल्चरल जो चीजें हैं, ज्वेलरी वगैरह, जो चीजें ना जो इमीडिएट नेसेसिटीज नहीं है, उनकी फॉर्मेशन शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता कंपैरेटिवली परमानेंट सेटलमेंट्स की तरफ भी जाने लगे। हाउसेस, थ्रोन्स, स्टोन स्कल्पचर, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, दे स्टार्टेड दैट आल्सो। अच्छा, फिर आते हैं जी इसमें हम सम रेयर प्रैक्टिसेस। अब इन सोसाइटीज में हमें अर्लीस्ट नोन जो है ना मिला इन चीजों का, कैनिबलिज्म, हेड हंटिंग एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस। हेड हंटिंग और कैनिबलिज्म समझते हैं आप लोग? कैनिबलिज्म होता है ह्यूमन ईटिंग, कि आप अपने ही जैसों को खाएं, या ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब जो इस टाइम की कुछ ऐसी सोसाइटीज थी उनमें ये कल्चर मौजूद था। जैसे एज़टेक्स थे, वो बहुत ज्यादा ह्यूमन सैक्रिफाइस में बिलीव करते थे। मैं अगर आप लोगों को इस सोसाइटी की एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं तो दैट वुड बी द मायन सोसाइटी। मायंस जो थे ना, जिन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि 2012 में, जो लोग समझते हैं कि उन्होंने ये प्रिडिक्शन दी थी कि जी दुनिया खत्म हो जाएगी, उन मायन कैलेंडर के हिसाब से उन्होंने पूरा एक कैलकुलेशन का सिस्टम रखा था। एक्चुअली वो साइकिल होता था, द ईयर ऑफ द जैगुआर उसको कहते थे। तो बेसिकली वो यही सोसाइटी थी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी थी, और उनमें ह्यूमन सैक्रिफाइस बहुत था। हेड हंटिंग वाली प्रैक्टिसेस के वॉरियर्स को, एक अफ्रीकन ट्राइब था, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, उनके ये प्रैक्टिस थी कि जी वो ना पतले पतले वो वायरिंग के जैसे लोहे जैसी तारों के साथ वो लोगों को दरख्तों से लटका देते, स्किन में जो उनकी पिरोई होती थी। इट्स कॉल्ड हेड हंटिंग। तो जो उसमें से सरवाइव कर जाता था ना इस ब्रूटल प्रैक्टिस को, उसको वो अपना वॉरियर बनाते थे। हेड हंटिंग इसको कहते हैं, कि मतलब बहुत हार्ड कोर ट्रेनिंग वाला काम शुरू करना जिसमें यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ समवन या बेस्ट आउट ऑफ द पब्लिक। जिस तरह आप लोग अभी जाके बैठेंगे सीएसएस में, तो इट इज अ वेरी टफ, वेरी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। आउट ऑफ 20,000 समथिंग पीपल, ओनली 200-300 पीपल विल क्लियर द एग्जाम, एंड इवन लेस विल बी एलोकेटेड। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हेड हंटिंग, कि आप एक प्रोसेस से गुजरवाएं एंड कम फाइंड द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। इसको, ये जो हेड हंटिंग का कॉन्सेप्ट है, वो इस सोसाइटी में पहली दफा जनरेट हुआ। ह्यूमन सैक्रिफाइस का भी इन्हीं सोसाइटीज में जनरेट हुआ। हमें मिलती है कि गॉड्स को अपीज करना, या उनको ब्लड सेक्रीफाइस देना, या जिंदा ह्यूमंस को काट के दफना देना। अब इस दौर में आप देखेंगे कि बच्चों के सैक्रिफाइसेस, औरतों के, और फुल ग्रोन मेल्स की सैक्रिफाइसेस बहुत कॉमन है टू अननोन डाइटीज, और ज्यादातर टू अपीज देयर एंगर एट समथिंग, ऑल्सो अ टूल ऑफ कंट्रोल फॉर द रूलर्स। अब सबसे इसमें है सेकंड लास्ट जो हमारे पास है, वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी। अच्छा, अब ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ये अब हम देख रहे हैं कि दिस इज राइट बिफोर द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। जब हम कहते हैं कि जो पानी का पहिया नहीं था जो पहला, द व्हील बैरो ऑफ वाटर, ये दौर था जब इरिगेशन और प्लाव, यानी वो जिससे आप बैल हल चलाना जो होता है, वो इस याफ्त हुआ, जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। कैसे जी? दे कल्टिवेशन लैंड थ्रू प्लाव, इमर्जेंस ऑफ इलेबरेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अब लंबे लंबे दौर तक लोग एक जगह रहने लगे, स्लैश एंड बर्न की भी जरूरत नहीं रही, सिर्फ खुदाई करने से लैंड रिफ्रेश होता गया। अब दौर था जब सबसे पहले आपके बनना शुरू हुए, सिटीज बनना शुरू हुए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इकट्ठा होना शुरू हुई। फिर लार्जर सिटीज नियर वाटर बॉडीज ड्यू टू इरिगेशनल नीड्स, इरिगेशन प्रॉपर सिस्टम्स डेवलप हुए, और
बहुत ज्यादा फूड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, मनी, टैक्सेस, पेपर रिटर्न, पेपर तो नहीं, कॉइन सिस्टम कह लें, या मनी का सिस्टम जनरेट हुआ इन सोसाइटीज से। इकोनॉमिक सिस्टम भी, और ऑब्वियसली क्लास डिवीजन, पुअर, वर्किंग क्लास, रिच क्लास, इन सब का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकला। सॉरी। फिर आते हैं जी इनरिचमेंट ऑफ कल्चर। अब क्योंकि इतना सरप्लस फूड आ चुका हुआ था, खाने पीने को बहुत था, तो द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, आर्ट, लिटरेचर एंड अदर प्रोफेशंस नॉट डायरेक्टली लिंक विद प्रोडक्शन वर गिवन encouragement। अब आपको फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, ऑफ आर्ट एंड दूसरी चीजें आपको अब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में आती हैं, राइटिंग खास तौर पे। फिर ट्रेड सिस्टम्स बिकेम एलैबोरेट। इससे पहले बार्टर सिस्टम था कि जी मुझे आपने ये चिकन दे दी, मैं आपको ये गोट दे देता हूँ, आप मुझे ये इसका दूध दे दे, मैं आपको इसके ये अंडे दे देता हूँ, यू नो देयर वाज दैट। इससे पहले जो था ना, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था ट्रेड का, मनी पे रिलाई नहीं कर रहे थे, दे वर रिलाइंग एंटायरली ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब ट्रेड इंप्रूव हो गया, और फिर ट्रेड की रिकॉर्ड की और मीडियम ऑफ एक्सचेंज में गोल्ड, सिल्वर, समथिंग, कोई कमोडिटीज आ गई, राइस वगैरह, ये चीजें ना, मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम ट्रेडिंग का। और सिस्टमैटिक राइटिंग, नंबरिंग, द नीड फॉर कैलकुलेशन केम इन दी सोसाइटीज। हमें अर्लीस्ट नोन रिकॉर्ड इसका चाइना में मिलता है। उसी तरह रिलीजन बिकेम अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन। अब ये हो गया कि जी अब वही बंदा जो रूल कर रहा है वही रिलीजियस लीडर भी नहीं हो सकता, अब इसके लिए सेपरेट होना चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर हो गई भी। तो फुल टाइम प्रीस्ट और ने जो है ना पैदा हुए, जिन्होंने लोगों की जिंदगी अशद तौर पे हराम करना वहां से शुरू की। जिसमें आपकी सबसे पहले जो आपको एग्जांपल मिलती है वो है इंडियन कास्ट सिस्टम की। दे आर द फर्स्ट सोसाइटी टू सिस्टमैटिकली डिवाइड द फैक्शंस ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर जॉब डिस्क्रिप्शन। द क्लीनर्स वर द शूद्रास, एंड उनको आपने इन कामों पे लगा दिया। दलित, जो कि आज तक इंडिया में एक थ्राइविंग सिस्टम है, वो यहाँ से जनरेट हुआ इस दौर से। फिर इसमें ट्रांजिशन इन सोशल स्ट्रक्चर, यानी स्टेटस में इंप्रूवमेंट आ गई जी, पॉपुलेशन चेंजेस हुए इसमें। वही वंस अगेन हिंदू कास्ट सिस्टम इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट कि जी सबसे टॉप पे ब्राह्मण्स हैं, जो कि आपके रिलीजियस उसके माइनॉरिटी का हिस्सा हैं, जो कि अपेरेंटली शायद गोरे चिट्टे भी हैं और व्हाट नॉट। और नीचे फिर उसके आपके मेरे ख्याल में खास्त्रियज हैं। खास्त्रियज आर द रूलर्स, द किंग्स एंड द वॉरियर्स। उससे नीचे हैं वैश्यव्स, राइट, व्हिच आर द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स। एंड फिर बिल्कुल एंड पे आपके हैं शूद्रस, विच इज द क्लीनर क्लास एंड व्हाट नॉट। और उससे नीचे हैं अनटचेबल्स, जिनको ये सब वो उनके जो होली बुक्स हैं और कलाम है उनको भी सुनने की इजाजत नहीं है। तो यानी कि सिस्टमैटिक सोशल डिफरेंशिएशन या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि स्टेटस, पैसा, रंग, रेस की बेस पे स्टेटस का क्रिएट होना इस दौर से शुरू हुआ। ओके जी। So essentially what happens is कि यहाँ पे आपकी अब empires build होना शुरू हुए. This is the first time that empires came into being. Regularization of war and empire building. एक common place हो गया जी कि जी कोई किसी पे जगह पे हमला करे और वहां से जान के अपने first known empires were made. इसमें सबसे बड़ी example Alexander the Great की आती है, the Macedonian king, Greek king who actually spread his empire as far as India. और जो कि अपनी सारी जो आते हुए उन्होंने राइटिंग्स और रिकॉर्ड की चीजें, तो बेस्ड ऑन देयर ओन जजमेंट दे किल्ड पीपल और लेट देम लिव। जो उनको कल्चर्ड लगते थे, थोड़े पढ़े लिखे लगते थे और जिनको वो बारबैरिक नहीं लेबल करते थे, उनको वो छोड़ देते थे। जो उनको बारबैरिक लगते थे उनको बिला वजह मैसेकर करते थे। तो जो उनको इवॉल्व नहीं लगते थे वो उनके साथ ये सुलूक करते थे। तो इसमें बंगाल की तरफ से एंटर होते हुए कई जो उसकी शिप्स बे ऑफ बंगाल में उतरी और वहां से उन्होंने आए, तो वो उसके कई जर्नैलों ने वहां पे बिला वजह जो जरा लेस इवॉल्व सोसाइटीज थी उनको उन्होंने मैसेकर किया, बिकॉज दे जस्ट अज्यूम के देयर सैवेजेस। And it is very it's quite recorded by that particular general with quite a bit of pride कि we took care of the savages. फिर हम आते हैं जी फाइनल स्टेज, जो कि दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, विच इज इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। एंड ये वो दौर है जब मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की बेस पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया। ये जब हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना थ्योरिस्ट, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी मीन्स एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से क्या मुराद है।
अगर आप लोगों ने IR रखे तो जिन्होंने रखी वो समझ गए होंगे. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड ऑफ प्रोडक्शन, सरप्लस, और इन चीजों के मतलब पैसे और इकोनॉमी और डिवीजन ऑफ लेबर के बेस पे जो सबसे पहले जो थ्योरी जो रखी गई थी वो आपकी गई थी, कार्ल मार्क्स ने रखी थी, द फादर ऑफ कम्युनिज्म. सो बेसिकली व्हाट ही स्पोक अबाउट वाज कि जी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में पहली दफा एक बहुत ही ब्रूटल वर्किंग क्लास ने जन्म लिया, और ये सबसे रिसेंट टर्निंग पॉइंट है सोसाइटी का. यहाँ पे मशीनरी आ गई, मैस प्रोडक्शन इम्प्रूव, लेबर राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, प्राइम बिजनेस एक्टिविटीज, और सोसाइटी में एक इंडस्ट्रियल क्लास ने जन्म लिया जो कि बिजनेसमैन क्लास थी. अब इस सोसाइटी के अंदर हम नोट करते हैं कि जी ये सारी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ लिंक अप है. वैसे तो आई एम श्योर आप लोगों ने इसको कई दफा पढ़ा होगा, अपने किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर पढ़ा होगा कि टेक्नोलॉजी और मैस प्रोडक्शन की बेस पे जो है ये सारा जनरेट हुआ क्या कि जी होता क्या, जब मैस प्रोड्यूस की गई चीजें तो चीजें ज्यादा हो गई, खरीदार थोड़े हो गए, तो उससे सरप्लस जनरेट हुआ, और उससे पहला रिसेशन आपके सामने आया कि देयर वाज टू मच प्रोड्यूस एंड टू फ्यू बायर्स. तो देर वो ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट वही वर्कर्स खरीद रहे थे जो वो बना रहे थे. तो देयर वाज अ लॉस ऑफ लेबर. और इसकी कई फीचर्स हैं, वो हम देख लेते हैं. रैपिड सोशल चेंजेस आए, लार्जर विलेज लाइक कल्चर्स में एवोल्यूशन आ गई, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स की तरफ जाने लगे, एनर्जी की चेंजेस आए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एटॉमिक एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. एक्सक्यूज मी. कल्चरल चेंजेस आए और पॉपुलेशन की तो बकायदा एक्सप्लोजन हो गई. इसी दौर में मेडिसिन ने बहुत ग्राउंड हासिल किया, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इवॉल्व, ट्रेल जो रैक्स थे वो बने पहली दफा, आपके एयरक्राफ्ट्स भी इवेंचुअली फॉर्मेशन के अंदर आए. फिर सबसे इंपॉर्टेंट वाज द स्टीम इंजन दैट स्टार्टेड कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब. आपकी मेल, आपकी प्रिंटिंग प्रेस, ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैपेंड कि जो आपकी एक तो बेसिक प्रिंटिंग प्रेस तो आपकी थी, बट एक इलेक्ट्रॉनिक जैसे बनना शुरू हुई ना, पहली दफा आपकी डिजिटाइजेशन किसी तरफ आप बढ़े कि मोर इलेक्ट्रॉनिक स्टफ, उसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट. और इसकी वजह से वेस्ट ने एक लीड पकड़ ली बाकी सोसाइटीज की जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फुली कबूल नहीं किया. और ये दौर था जब प्योर मानो में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की पावर से फ्यूल होके ये मेजर कंट्रीज में नेम कर देती हूँ. उनमें आपका ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, आपका ये जो पोर्चुगीज पीपल, एंड देन स्पेन आ गया. इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बना ली, in effect giving great strength to the Christian majorities and also the West in general. और यहाँ पे large scale division of labor also. There were thousands of industries, specialized jobs में politicians, teachers, doctors. मतलब वाला सीन ही खत्म हो गया ना कि जो कोई 4-5 हजार तक हमने बनाई थी चीजें, पर स्टेटस का फर्क, इनकम का फर्क, लेबर के अगेंस्ट पेमेंट का कम हो जाना. This is the first time that it happens कि जो हैंड लेबर है that reduces the monetary value. और फिर उसी तरह importance of family and kinship family loses many of its function, और उसमें kinship ties are weakened, people are no longer bothered by unifying and controlling aspects. उसी तरह religion loses its hold over many people also. कि जिस तरह चर्च का कंट्रोल था, या जिस तरह अभी हमारे जैसे माशरों में भी रिलीजियस उसका वो मौजूद है, लेकिन उस लेवल का कंट्रोल नहीं है. जैसे कि रिलीजन एक सेंट्रल पॉइंट या इंस्टीट्यूशन बन जाए जो बाकियों को काबू करके या कंट्रोल करके रखे. जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज लाइक आवर्स आर स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज कि हम पे अभी भी वो है कंट्रोल, लेकिन द वेस्ट लेट इट गो. और ये यहाँ से उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद उन्होंने जब रिलीजन को बिल्कुल ही किक आउट कर दिया तो दे स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, और उसमें क्लेरिक्स की उन्होंने जो है ना इंपॉर्टेंस खत्म कर दी. उन्होंने कहा कि इट इज अ पर्सनल मैटर एंड दैट स्टेट एंड रिलीजन वाज सेपरेटेड फॉरएवर ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. उसी तरह इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एंड एजुकेशन,
इंक्वायरी की तरफ फोकस हो गया, स्टेट्स का कॉन्सेप्ट बढ़ गया, एंड फिर ये जो बात मैंने आपको की थी, एक्सप्लॉइटिव क्लास, द बोर्जवाजी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वर्किंग क्लास, इनका कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होता है। बोर्जवाजी वो क्लास थी जो कि जिन एसेट्स या जो कि आई डोंट नो इफ आई एम, ये मुझे उन्होंने आया रखा है वो करेक्ट कर सकते हैं, दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, आई थिंक, या मोड या मीन्स, दोनों में से कोई एक चीज वो कंट्रोल करने लग गए। बोर्जवाजी एक सर्टेन क्लास थी, इंडस्ट्रियल क्लास ने सही जन्म लिया, और जो आपके फर्स्ट मिलेनियर्स जो थे ना, ये रॉचेस्टर, रॉथचाइल्ड, ऑल दीज पीपल, द बैंकर्स, these single American self-made people जिन्होंने फाउंडेशन रखी इन चीजों की, they came into being। और कल्चर जो है वो सिटी लाइक होने लगा, और उसकी मैस इन्फ्लुएंस, फैशन सेंस, spread of radio, spread of cellular technology, spread of clothing technology and mass produced fabric की वजह से heterogeneous हो गया कल्चर, फैब्रिक worn throughout the globe was starting to look similar, और क्योंकि कॉलोनीज बना ली थी तो एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो दिस, एंड नाउ यू आर लिविंग थ्रू अ era called the post modern society। पोस्ट मॉडर्न यानी कि द era ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसकी चीजों को तो बारे में आप लोगों को पता ही है। अलबत्ता दीज आर द बेसिक स्टेजेस। आप लोगों की क्लास तो नहीं है इसके बाद कोई? हेलो, सो तो नहीं गए? यहाँ जाग रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की क्लास है इसके बाद? नो मैम। अच्छा, क्लास नहीं। चलें, बहरहाल जितने भी मैंने इसको लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर दिए बाहर, एंड आई विल अपलोड दिस फॉर योर फेलोज दैट वर अनएबल टू अटेंड द क्लास। लेकिन इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो दैट विल बी आवर लास्ट वन, विच इसमें हमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव करना है। बाकी जितना भी पाकिस्तान से रेलेवेंट टॉपिक्स और वो पेपर्स हैं वो 1 by 1 मैं आप लोगों को अपलोड करती जाऊंगी इंशाल्लाह, वो थ्रू आउट आप लोग। जी जी इसकी आपने असाइनमेंट वगैरह भी दी है, आपने जी पेपर जी तो अपलोड किए हैं वो देखें। जी जी, मैंने वही कह रही हूँ, उसकी मैंने असाइनमेंट दी आप